हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्लीनॉइड क्राफ्ट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स। एवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक्स इन रोबोटिक्स है अकॉर्डिंग टू मी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है रोबोट्स के बारे में, कि रोबोट कब बना, उसका क्या यूज़ है, वगैरह वगैरह। बहुत फालतू चीज़ है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है एवोल्यूशन ऑफ रोबोटिक्स, एवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स। लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके सिलेबस में 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द ईयर 1921, फिर 1949, 1921, 1949, फिर 1954, उसके बाद 1969, उसके बाद 1969, उसके बाद 1978, 1998, 2002, 2003, 2005, 2016। इन सभी ईयर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल क्रिएशंस को आपको याद करना पड़ता है। स्टार्टिंग विद 1921। 1921 में the term robot was first time introduced. The term robot was introduced to the world. पहली बार पूरे वर्ल्ड को रोबोट नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, ये 1921 में पता चला था, जब जेच ऑथर कैरल कपेक ने अपने जेच लैंग्वेज प्ले RUR में इस वर्ड का यूज़ किया था। बाकी तो मैंने पिछले वीडियो में ही इस प्ले के बारे में काफ़ी डिटेल्स बता दी थी, तो हम इसको इतना डिटेल करना भी नहीं है, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे 1949 में। 1949 में द फर्स्ट मशीन विच कुड नेविगेट ऑन इट्स ओन को बनाया गया था। द फर्स्ट मशीन विच कुड नेविगेट ऑन इट्स ओन, द फर्स्ट मशीन विच कुड नेविगेट ऑन इट्स ओन, इसको बनाया था WGW, विलियम ग्रे वॉल्टर ने। विलियम ग्रे वॉल्टर ने इसको बनाया था, ठीक है, इस मशीन को। ये बैटरी से पावर होती थी, बैटरी पावर्ड, ठीक है। टॉर्टॉइस शेप की थी, टॉर्टॉइस शेप्ड। उसके बाद ये नेविगेट करती थी लाइट सोर्सेस की तरफ, ये लाइट की तरफ जाती थी, और जब चार्ज ख़त्म हो जाता था तब ये दोबारा चार्जिंग स्टेशन में आ जाती थी, ठीक है, दोबारा चार्जिंग स्टेशन में आ जाती थी। ये जो रोबोट है ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बस और बस एक सेंसर टेक्नोलॉजी, हल्की सी सेंसर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। एक रिस्पॉन्सिव फीडबैक लूप को बनाया गया है जो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव फीडबैक लूप, रिस्पॉन्सिव फीडबैक लूप को बनाया गया है, और लॉजिकल रीजनिंग दी गई है इसको, लॉजिकल रीजनिंग। ये बहुत ज़्यादा सिंपल मशीन है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 1921 में तो टर्म रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद जो 10 इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले 1949 में एक ऐसी मशीन बनाई गई जो खुद से घूम सके, वो बैटरी से पावर होती थी, वो टॉर्टॉइस शेप की थी, उसको बनाया गया था विलियम ग्रे वॉल्टर के द्वारा। और ये जो मशीन थी लाइट सोर्सेस की तरफ जाती थी, जब चार्ज ख़त्म हो जाए तो ये दोबारा आ जाती थी चार्जिंग स्टेशन में। इसके पास एक सिंपल सेंसर टेक्नोलॉजी थी, एक रिस्पॉन्सिव फीडबैक लूप था, और लॉजिकल रीजनिंग थी। इसके बाद हम आते हैं 1954 ईयर में। 1954 में दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियल रोबोट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट को बनाया गया था, जिसका नाम था यूनिमेट। यूनिमेट दुनिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया गया था 2 लोगों के द्वारा, जोसेफ एंजल बर्गर, ठीक है, जोसेफ एंजल बर्गर और जॉर्ज डेवल जोसेफ एंजल बर्गर और जॉर्ज डिवॉल ने मिलकर इस यूनिमेट को बनाया गया था। जोसेफ एंजलबर्गर और जॉर्ज डेवॉल,
ये जो यूनिमेट है इसको जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन फैक्ट्री में यूज़ किया जाता था। जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन फैक्ट्री, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन फैक्ट्री, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन फैक्ट्री में इसको यूज़ किया जाता था। GMCF, जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन फैक्ट्री, ये कहाँ थी? ट्रेंटन न्यू जर्सी में, ट्रेंटन न्यू जर्सी में, ट्रेंटन न्यू जर्सी। यूनिमेट के पहले वर्कर्स को क्या करना पड़ता था? असेंबली लाइन में चीज़ों को बहुत ध्यान से करना पड़ता था। असेंबली लाइन क्या होती है? लेट मी शो यू व्हाट इज असेंबली लाइन। असेंबली लाइन को देखते हैं। असेंबली लाइन, तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं असेंबली लाइन, a production process that breaks the manufacture of a good into steps that are completed in predefined sequences। आज की तारीख में ये असेंबली लाइन का काम मशीन्स करती हैं, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। पहले ह्यूमंस करते थे, अब मशीन्स करने लगी है असेंबली लाइन पे काम। तो असेंबली लाइन में काम करते टाइम पहले वर्कर्स को बहुत ज़्यादा कॉशियस होना रहता था ताकि कोई इंसिडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन यूनिमेट को इन दो लोगों ने बनाया जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेंशन निकली, ठीक है। उसके बाद 1969 में दुनिया का सबसे पहला छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला 6 एक्सिस रोबोट बनाया गया। 6 एक्सिस रोबोट। यूनिमेट के जो रोबोट्स थे ना वो बहुत लार्ज होते थे, हाइड्रोलिक पावर पे चलते थे। तो यूनिमेट जो था वो लार्ज था और हाइड्रोलिक पावर पे चलता था, जिसके कारण कई बार हाइड्रोलिक पावर लीक होता था और उसका यूज़ जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए 1969 में विक्टर सचिनमैन ने रोबोटिक्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया बाय डिजाइनिंग अ स्मॉल रोबोट आर्म विद जॉइंट्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर। जॉइंट्स बनाए गए जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चलते थे। एक स्मॉल रोबोट आर्म को बनाया गया जिसमें जॉइंट्स थे जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलते थे, जो डायरेक्टली उस आर्म के अंदर होते थे। इसको कहा जाता है स्टैनफोर्ड आर्म। यहाँ देखते हैं स्टैनफोर्ड आर्म को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है। इस स्टैनफोर्ड आर्म को विक्टर सचिनमैन ने बनाया था 1969 में। ये जो प्रोटोटाइप था ये हाइड्रोलिक यूज़ नहीं करता था और ये बहुत फास्ट काम करता था और इसीलिए ये सूटेबल है ड्राई इंडोर इन्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है, ड्राई इंडोर इन्वायरमेंट्स के लिए और डेस्कटॉप यूज़ के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ 15 पाउंड वे करता है। With 6 axes of movement, it closely mimicked the range of motion of a human arm। क्योंकि इसके पास 6 अलग अलग एक्सिस थी, इसीलिए ये एक ह्यूमन आर्म के मोशन को मिमिक कर सकता था। इसको एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था और ये पहला ऐसा रोबोटिक आर्म था जिसको हम लोग कंप्यूटर से कंट्रोल कर सके। तो एक रिवीजन 1949 में पहली मशीन बनाई गई जो खुद से चल सकती थी। 1954 में पहला इंडस्ट्रियल रोबोट बनाया गया, ये था विलियम ग्रे वॉल्टर के द्वारा और इसको बनाया गया था जोसेफ एंजलबर्गर और जॉर्ज डेवल के द्वारा। 1969 में पहली ऐसी मशीन बनाई गई जिसमें 6 एक्सिस थी फॉर मूवमेंट। इसको स्टैनफोर्ड आर्म का नाम दिया गया। इसको विक्टर सचिनमैन ने बनाया था। दोबारा 1969 में आते हैं। इसी ईयर शेकी दुनिया का फर्स्ट मोबाइल रोबोट बनाया गया जो चल सकता था। सो शेकी इज द फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट। शेकी इज द फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट। इट कुड थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट।
It could understand what was around it. It could make plans and talk in regular English. It had a TV screen called a cathode ray tube. इसके पास एक TV स्क्रीन भी थी, एक TV स्क्रीन जिसको हम लोग कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब, या आसपास की चीज़ों को देख सके. What school is that Shaky could plan its own path to move safely around the objects? तो शेकी को भी देख लेते हैं. शेकी शेकी और जैसा कि आप इधर देख सकते हैं ये है शेकी रोबोट. इसके पास एक कैथोड रे ट्यूब है. शेकी लेबल्ड. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ये शेकी रोबोट है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो 1969 में फर्स्ट जनरल पर्पस मोबाइल रोबोट शेकी को बनाया गया, जो खुद सोच सकता था क्या करना है, डिसीजन ले सकता था, प्लान बना सकता था, अपने आसपास की चीज़ों को देख सकता था. उसके पास एक कैथोड रे ट्यूब था जिसको हम लोग टीवी स्क्रीन भी जानते हैं, सिंपल भाषा में टीवी स्क्रीन, CRT, कैथोड रे ट्यूब, ताकि आसपास की चीज़ों को देखा जा सके. व्हाट स्कूल इज़ दैट शेकी अपना खुद का रास्ता खुद सोच सकती थी. 1978 में पहला पिक एंड प्लेस रोबोट बनाया गया. फर्स्ट पिक एंड प्लेस रोबोट वाज मेड इन 1978. यूनिमेड स्टाइल का जो आर्म था वो चीज़ों को उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन नॉट ऑल इंडस्ट्रियल टास्क रिक्वायर्ड सच स्ट्रेंथ. इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ हर इंडस्ट्रियल टास्क में नहीं चाहिए था, हर इंडस्ट्रियल टास्क में नहीं चाहिए था. इसीलिए 1978 में हिरोशी मकीनो ने बना दिया 4 एक्सिस स्कारा सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म. सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म. सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म ये इस ऐसे डिज़ाइन किया गया था फॉर टास्क दैट इन्वॉल्व पिकिंग अप एन ऑब्जेक्ट एंड प्लेसिंग इट एल्सवेयर विथ प्रेसिजन. ये पहला पिक एंड प्लेस रोबोट बना. ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन बहुत फास्ट था, जिसके कारण ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए काफ़ी यूज़ होने लगा, सच एस कंप्यूटर चिप्स एंड वॉचेस, और आज भी इसका यूज़ किया जाता है. हिरोशी मकीनो 1978 स्कारा सिलेक्टिव कॉम्प्लियंस असेंबली रोबोट आर्म. नेक्स्ट टाइमलाइन में आते हैं 1998, द फर्स्ट इमोशनली इक्विप्ड रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसका नाम है किस्मत. किस्मत दुनिया का एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन निकला रोबोटिक्स में. इसको बनाया गया था 1997 में बाय इसको जैसे रोबोट को बनाया गया था 1997 में बाय एक्सपर्ट्स एट MIT लेड बाय डॉक्टर सिंथिया ब्रीजील. डॉक्टर सिंथिया ब्रीजील डॉक्टर सिंथिया ब्रीजील ने बनाया था फर्स्ट इमोशनली इक्विप्ड रोबोट इन 1997. लेट मी जस्ट कंफर्म वंस कि किस्मत वाज मेड इन विच ईयर. किस्मत वाज मेड इन 1997 और 1998. नाइनटीन 1990s में बनाया गया था. आई थिंक इसका काम जैसे 1997, 1998 ऐसे टाइम पे बनाया गया था, इसीलिए कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं है शायद. तो किस्मत वाज मेड इन विच ईयर अगर मैं लिखूँ यहाँ तो आंसर आता है किस्मत कैन रेफर. अच्छा, किस्मत रोबोट को बनाया गया था built in the late 1990s and finalized in 2000. अच्छा, तो ठीक है, 1997 1998 काम करेगा. सो दे नेम्ड इट किस्मत आफ्टर एन अरेबिक वर्ड किस्मत विच मीन्स फेट या फिर लक. ठीक है, किस्मत ऐसा पहला रोबोट था जो ह्यूमन से इमोशंस के साथ बात कर सकता था.
वो खुशी हो सकता था, दुख हो सकता था, सरप्राइज हो सकता था। अच्छा, इसके स्पेशल टूल्स भी था ताकि ये खुद को जैसे डिस्गस्ट कर सके, सैड कर सके, काम कर सके। इसमें विजन और ऑडिटरी सेंसर्स थे। ये विजन और ऑडिटरी सेंसर्स, विजन एंड ऑडिटरी सेंसर्स थे इसमें। वो इंसानों के फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकता था, वॉइस टोन्स को सुन सकता था और उसी तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता था। इसका प्राइमरी पर्पस था वॉज टू स्टडी ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन एंड इमोशनल कम्युनिकेशन। ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन एंड emotional communication. It was a pioneering project that advanced the understanding of how robots can engage with humans on an emotional and social level. तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमें बताता है कि किस तरह रोबोट जो ह्यूमंस के साथ इमोशनल और सोशल लेवल पे बात कर सकते हैं। 2002 में बना रूम्बा, ROOMBA, रूम्बा। रूम्बा को बनाया गया था आई रोबोट के द्वारा, आई रोबोट। इट इज़ एन ऑटोनोमस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। हाउस होल्ड यूज़ के लिए इसको बनाया गया। इसमें सेंसर्स है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क शेप्ड की बॉडी है। ये आसपास घूम सकती है, ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड कर सकती है और फ्लोर्स को क्लीन कर सकती है। ये ब्रशेस का यूज़ करती है, सक्शन और स्मार्ट एल्गोरिदम्स का यूज़ करती है ताकि ये it can map spaces and detect dirt, adjusting its cleaning path as needed. It has ability to return to its charging station when low on battery. ठीक है, अगर इसका चार्ज ख़त्म हो जाए तो ये वापस आ सकती है अपने चार्जिंग स्टेशन में। और इसके ईज़ ऑफ यूज़ ने इसको एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनोवेशन बना दिया इन होम रोबोटिक्स। आई रोबोट के रूम्बा ने पूरे होम क्लीनिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिकल ऑटोनोमस रोबोट्स इनटू एवरीडे लाइफ्स। 2003 में बनता है हमारा कीवा रोबोट। कीवा रोबोट को बनाया गया कीवा सिस्टम्स के द्वारा। कीवा रोबोट was made by Kiva Systems, which later became a part of Amazon Robotics. It became a part of Amazon Robotics after 2012. After 2012 acquisition. So it became a part of Amazon Robotics after 2012 acquisition. It revolutionized warehouse automation. These autonomous mobile robots are designed to streamline order fulfillment in large warehouses using a combination of sensors and algorithms. Kiva robots navigate warehouse floors, lifting and transporting shelves of products डायरेक्टली टू ह्यूमन पिकर्स। ये क्या करती है, ये एक वेयर हाउस में यूज़ होने वाली रोबोट है जो वेयर हाउस फ्लोर्स में नेविगेट करती है, शेल्फ्स को उठाती है ऑफ गुड्स एंड डिलीवर्स इट डायरेक्टली टू द ह्यूमन pickers, eliminating the need for workers to walk through the passages. अब वर्कर्स को जो है पैसेजेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, ह्यूमन एरर को रिड्यूस करती है एंड स्पीड्स अप द ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। These robots significantly transformed e-commerce logistics, enabling faster and more scalable operations, particularly in Amazon's fulfillment centers. 2005 में बनता है स्टैनले, द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग कार, जो खुद से चलती है, सेल्फ ड्राइविंग कार। इट वॉज मेड बाय अ टीम एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी which was led by Sebastian Thrun. लीड कर रहे थे एक टीम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिसने इस रोबोट को बनाया फॉर द 2005 डार्पा ग्रैंड चैलेंज के लिए इसको बनाया गया था। It includes advanced technology, sensors, cameras, GPS and AI software. It was able to navigate a 132-mile desert route completely on its own without any human control and finish the course in less than 7 hours, winning the race and the prize. It won the race and the prize.
Achievement was a major step forward for the self-driving car technology, proving that autonomous vehicles had a lot of potential. Stanley's success set the stage for the development of today's modern self-driving cars. 2016 में बनता है सोफिया, आज तक का बेस्ट रोबोट. सोफिया वॉज द फर्स्ट रोबोटिक सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया. पहला ऐसा रोबोट जो इंसानों की तरह एक सिटीजन है ऑफ सऊदी अरेबिया. इसको बनाया गया था डेविड हैंसन के द्वारा. डेविड हैंसन, ही इज़ अ रोबोटिक्स डिज़ाइनर and a chief executive officer, CEO of Hanson Robotics. CEO of Hanson Robotics. He made Sophia a super smart robot with AI. It can copy human expressions, it can talk like us, it can share her thoughts on certain subjects. She is built to learn and get even smarter as time goes on. She was first presented to the world in February 2016 and became the first citizen of Saudi Arabia, which made her the first robot ever to become a citizen of any country. Thereafter, the United Nations Development Program named her the very first innovative champion. United Nations Development Program ने इसको नाम दिया the innovative champion. Innovative champion. very first इनोवेटिव चैम्पियन इसको नाम दिया गया. इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कोबॉट्स का. कोबॉट्स क्लास 10 के सिलेबस में ज़्यादा है, 9 के सिलेबस में जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स दिया हुआ है कोबॉट्स के बारे में. कोबॉट्स का मतलब होता है कोलैबोरेटिव रोबोट्स. ठीक है, कोबॉट्स का मतलब है कोलैबोरेटिव रोबोट्स. कोबॉट्स ऐसे रोबोट्स हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है टू वर्क अलॉन्गसाइड ह्यूमंस इन अ शेयर्ड वर्क स्पेस. ये ह्यूमंस के साथ वर्क करते हैं इन अ शेयर्ड वर्क स्पेस, इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी विदाउट रिप्लेसिंग ह्यूमन वर्कर्स. Unlike traditional industrial robots that are often isolated from human workers for safety reasons, cobots are equipped with advanced sensors, machine learning algorithms, and AI to ensure they can safely interact with the people. Some of the areas of applications are manufacturing. It can assist with repetitive tasks such as assembly, packaging, and quality inspection. Healthcare, it can help with tasks like patient lifting, rehabilitation, therapy, and medical diagnostics. Logistics, in workhouses, it works with human employees to sort, pick, and transport goods. In agriculture, it assists in harvesting, planting, and monitoring crops. यहाँ देखते हैं कोबॉट्स को. कोबॉट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोबॉट्स जो ह्यूमंस के साथ वर्क करते हैं. जितने रोबोट्स हैं वो ह्यूमन से अलग खुद काम करते हैं, ह्यूमंस के लिए काम को ईजी करते हैं. कोबॉट्स ह्यूमंस के साथ काम करके काम को ईजी करते हैं, विच रिमूव्स एनी फियर दैट ह्यूमंस विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई. इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है? इसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जा सकता है, इसको हेल्थ केयर में यूज़ किया जा सकता है, फॉर पेशेंट लिफ्टिंग, रिहैबिलिटेशन, थेरेपी एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स. इसको लॉजिस्टिक्स में यूज़ किया जा सकता है फॉर सॉर्टिंग, पिकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. और इसको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है फॉर असिस्टिंग इन हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग एंड मॉनिटरिंग क्रॉप्स. ठीक है, इन सब जगहों पे कोबॉट्स को यूज़ किया जा सकता है. इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है जो कि है 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स. 3+1 लॉज ऑफ रोबोटिक्स. लॉज ऑफ रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स के कुछ लॉज बनाए गए हैं. पहला लॉ है अ रोबोट मे नॉट इंज्योर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म. एक रोबोट ना तो खुद ह्यूमन बीइंग को हार्म करेगा, ना तो बिना कुछ करे ह्यूमन बीइंग को हार्म होने देगा. मतलब अगर ह्यूमन बीइंग हार्म कर रहा है या फिर हार्म हो रहा है तो उसको रोकेगा और खुद कभी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं करेगा. सेकेंड लॉ कहता है कि रोबोट को सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे जो भी ह्यूमन दे, एक्सेप्ट अगर ह्यूमन किसी और ह्यूमन को या फिर उसको मारने की बात करे. सेकेंड लॉ कहते हैं रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर्स गिवन टू इट बाय द ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट लॉ. थर्ड लॉ ये कहते हैं कि अ रोबोट शुड प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस. उसको खुद के अस्तित्व को बचाना पड़ेगा जब तक
ये प्रोटेक्शन पहले या दूसरे लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती। मान लो एक रेस्क्यू रोबोट जो है डिजास्टर जोन में हेल्प कर रहे हैं आफ्टर एन अर्थक्वेक, अगर डेब्रिस गिरने लग जाए तो वो जो रोबोट है वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा ताकि उसको डैमेज ना हो। लेकिन अगर वो किसी ह्यूमन को कहीं ट्रैप देखे तो वो सबसे पहले ह्यूमन को बचाएगा फॉलोइंग द फर्स्ट लॉ, इवन इफ ही हिमसेल्फ गेट्स डैमेज्ड। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ रोबोटिक्स। फर्स्ट लॉ का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक रोबोट एक फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो किसी ह्यूमन को एक्सीडेंटली मूव करते देखे टू क्लोज टू अ डेंजरस मशीन, वो रोबोट क्विकली जाएगा और इंटरवीन करेगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। दिस कुड मीन अलर्टिंग द ह्यूमन और इवन फिजिकली स्टॉपिंग द मशीन। ये रोबोट की पहली प्रायोरिटी होगी कि ह्यूमन को इफेक्ट ना हो। अगर कोई हाउस होल्ड में ह्यूमन जो है कमांड करते क्लीनिंग रोबोट को वैक्यूम करने फ्लोर को, तो रोबोट वो काम कर देगा। लेकिन अगर कोई ह्यूमन कहता है कि वाटर गिरा दो फ्लोर में व्हेन समबडी माइट स्लिप एंड गेट इंजर्ड, तब वो रोबोट मना कर देगा बिकॉज दिस वायलेट्स द फर्स्ट लॉ। अब हम आते हैं जीरोथ लॉ में। जीरोथ लॉ को डाला गया था एजीमोव के द्वारा, एजीमोव, ASIMOV, असीमोव। ये जो 3 लॉ हमने पढ़े अभी, इन 3 लॉ को डाला गया था आइजैक असीमोव के द्वारा। आइजैक असीमोव इन हिज स्टोरीज अबाउट रोबोट्स, ठीक है। द 3 लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1942। शॉर्ट स्टोरी रन अराउंड। इन हिज 1942 शॉर्ट स्टोरी रन अराउंड। और जीरोथ लॉ को बाद में डाला गया कि अ रोबोट मे नॉट हार्म ह्यूमैनिटी और बाय इनएक्शन अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम टू हार्म। ना तो रोबोट खुद ह्यूमैनिटी को हार्म करेगा, ना ह्यूमैनिटी को हार्म होने देगा। इन लॉज को बनाया गया ताकि ह्यूमन बीइंग्स, रोबोट सब अच्छे से रह सके एंड देयर इज नो सेफ्टी वायलेशंस। However, these laws raise quite a few questions, such as what if the laws conflict with each other or the laws are not adequate to cover all the potential scenarios. On the whole, these laws become a central theme in Asimov's works and have influenced both ethical debates in AI development and the field of robotics. तो इसके साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एवोल्यूशन ऑफ रोबोट्स, जो कि एक बोरिंग सी चीज़ है, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे जो लॉज है ये तो आप समझ सकते हो, इसको इतना रटना नहीं पड़ेगा और ये नाम वगैरह थोड़ा रटना पड़ सकता है। कोबॉट्स का भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ चुके हो। डिटेल्स क्लास 10 के सिलेबस में, अभी आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कोबॉट्स के बारे में। एंड मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अगर आपको पाइथन पढ़ना हो तो आप मेरे डेल्टा पाइथन कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं पाइथन के बारे में सारी बातें कर रहा हूँ। इवन दिस AI रोबोटिक्स वाले पार्ट का भी सारा पाइथन उसी में कवर हो जाएगा। So let's meet in the next video. Bye bye.